26 जनवरी 1950 को अपनाया गया भारतीय संविधान हमारी उम्मीदों की किरण और देश के सपनों का प्रमाण है। ये सिर्फ एक कानूनी किताब नहीं, बल्कि भारत की आत्मा है, जो इसके मूल्यों और आकांक्षाओं को दर्शाती है। सालों की मेहनत से बनाया गया ये जरूरी दस्तावेज एक न्यायपूर्ण और समान समाज की नींव रखता है। इस भव्य ढांचे के केंद्र में अनुच्छेद 5 से 8 हैं, जो भारतीय नागरिकता के मूल तत्वों को बताते हैं। ये भारत पाकिस्तान के विभाजन के बाद की उथल-पुथल में अपनापन की जटिलताओं से जूझते हैं। ये अनुच्छेद, जिन्हें अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, बहुत ही ऐतिहासिक और कानूनी महत्व रखते हैं। इसमें हम इन अनदेखे अनुच्छेदों पर प्रकाश डालेंगे, उनकी बारीकियों को समझेंगे और भारतीय नागरिकता को आकार देने में उनकी प्रासंगिकता पर जोर देंगे। हमारे साथ जुड़े और संविधान के मूल सिद्धांतों को समझें, जो हमें एक राष्ट्र के रूप में परिभाषित करते हैं। अनुच्छेद 5 हमारी खोज में सबसे पहला भारतीय गणराज्य की शुरुआत में नागरिकता का मूल नियम बताता है। यह कहता है कि संविधान लागू होने से पहले भारत में पैदा हुए लोग अपने जन्म से ही भारत के नागरिक हैं। यह प्रावधान, जो देखने में सीधा साधा लगता है, बहुत गहरे मायने रखता है। यह जन्म सिद्ध अधिकार यानी जन्म स्थान के अधिकार को संविधान लागू होने से पहले जन्मे लोगों के लिए भारतीय नागरिकता का आधार बनाता है। यह अनुच्छेद उन लाखों लोगों के लिए नागरिकता तय करने का आधार बना, जो इतिहास के दौराहे पर खड़े थे। यह एक साहसिक घोषणा थी, जिसने यह पुष्टि की कि भारत उन सभी का है जो इसकी धरती पर पैदा हुए हैं, चाहे उनका धर्म, जाति या पंथ कुछ भी हो। अनुच्छेद 6 विभाजन के अनोखे ऐतिहासिक संदर्भ को संबोधित करता है और पाकिस्तान से आने वाले प्रवासियों को नागरिकता देता है। यह दो नए राष्ट्रों के निर्माण से हुए उथल-पुथल और विस्थापन को मान्यता देता है। 19 जुलाई 1948 से पहले पाकिस्तान से भारत आने वाले लोग जो कुछ खास मानदंडों को पूरा करते थे, उन्हें भारतीय नागरिकता दी गई। इसमें संबंधित अधिकारियों के पास पंजीकरण कराना और भारत में स्थायी रूप से रहने का इरादा दिखाना शामिल था। यह अनुच्छेद भारतीय संविधान के दयालु दृष्टिकोण को दर्शाता है। इसने उन लोगों का स्वागत किया जो अपनी कोई गलती नहीं होने के बावजूद अपने घरों से उजड़ गए थे और नए स्वतंत्र भारत में शरण चाहते थे। अनुच्छेद 6 के विपरीत अनुच्छेद 7 उन लोगों के ज्यादा जटिल मामले से निपटता है जो 1 मार्च 1940 के बाद भारत से पाकिस्तान चले गए थे, लेकिन बाद में वापस आ गए। यह प्रावधान इन लोगों के लिए भारतीय नागरिकता का दावा करने के लिए खास शर्तें रखता है। उन्हें कई मानदंडों को पूरा करना था, जिसमें अधिकारियों के पास पंजीकरण कराना और भारत में स्थायी रूप से रहने का इरादा दिखाना शामिल था। यह अनुच्छेद विभाजन के दौरान स्थिति की अनिश्चितता को स्वीकार करता है। यह मानता है कि कुछ लोग, जिन्होंने शुरू में पाकिस्तान जाने का फैसला किया था, बाद में कई निजी और राजनीतिक कारणों से भारत लौटने का फैसला किया। भाग 5 सीमाओं के पार। अनुच्छेद 8 प्रवासी भारतीयों के लिए नागरिकता। अनुच्छेद 8 भारतीय नागरिकता के दायरे को उपमहाद्वीप से आगे बढ़ाता है और दुनिया के दूसरे हिस्सों में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों तक पहुंचता है। यह उन गहरे संबंधों को मान्यता देता है जो प्रवासी भारतीयों को उनकी पैतृक मातृभूमि से जोड़ते हैं। यह अनुच्छेद उन लोगों के लिए भारतीय नागरिकता का रास्ता प्रदान करता है जिनका या जिनके माता-पिता या दादा-दादी का जन्म उन क्षेत्रों में हुआ था जो ब्रिटिश भारत का हिस्सा थे। यह प्रावधान भारतीय संविधान की समावेशी भावना को दर्शाता है, प्रवासी भारतीयों के योगदान और उनकी मातृभूमि से उनके निरंतर संबंधों को स्वीकार करता है। भाग 6 नागरिकता को आकार देना, न्यायिक घोषणाएं। इन अनुच्छेदों की व्याख्या और एप्लीकेशन सालों से कई न्यायिक घोषणाओं का विषय रहे हैं। भारत का सर्वोच्च न्यायालय संविधान के संरक्षक के रूप में अस्पष्टताओं को दूर करने और नागरिकों के अधिकारों को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बिहार राज्य बनाम कुमार अमर सिंह जैसे ऐतिहासिक फैसलों ने इन अनुच्छेदों की महत्वपूर्ण व्याख्या प्रदान की है, जिससे भारत में नागरिकता कानून की समझ को आकार मिला है। इन न्यायिक घोषणाओं ने न केवल कानूनी विवादों को सुलझाया है, बल्कि उन लोगों को भी स्पष्टता प्रदान की है
जो भारत के नागरिक के रूप में अपना सही स्थान पाना चाहते हैं। भाग 7, अनुच्छेद 5 से 8 का महत्व। अनुच्छेद 5 से 8 हालांकि अक्सर भारतीय संविधान के अन्य प्रमुख प्रावधानों से कमतर माने जाते हैं, बहुत महत्व रखते हैं। वे संस्थापक पिताओं के समावेशी दृष्टिकोण का प्रमाण हैं, जो एक ऐसा राष्ट्र बनाना चाहते थे जहां हर कोई अपनी परिस्थितियों की परवाह किए बिना अपनापन महसूस करे। ये अनुच्छेद केवल कानूनी घोषणाएं नहीं हैं, बल्कि भारत की आत्मा को दर्शाते हैं। एक ऐसा राष्ट्र जो विविधता, करुणा और साझा इतिहास पर बना है। वे उन उथल-पुथल भरी घटनाओं की याद दिलाते हैं जिन्होंने राष्ट्र के जन्म को आकार दिया और विभाजन के दौरान लाखों लोगों ने जिन चुनौतियों का सामना किया। भाग 8, संविधान एक जीवंत दस्तावेज। भारतीय संविधान एक जीवंत दस्तावेज है जो समाज की बदलती जरूरतों को पूरा करने के लिए लगातार विकसित हो रहा है। अनुच्छेद 5 से 8 की व्याख्या पर बहस और सुधार जारी है, जो वैश्वीकृत दुनिया में नागरिकता की गतिशील प्रकृति को दर्शाता है। जैसे जैसे भारत 21वीं सदी की जटिलताओं से गुजरता है, ये अनुच्छेद नागरिकता की रूपरेखा को परिभाषित करने में राष्ट्र का मार्गदर्शन करते रहेंगे, यह सुनिश्चित करते हुए कि संविधान में निहित समावेश और न्याय की भावना आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रकाश स्तंभ बनी रहे। भाग 9, निष्कर्ष, स्थायी विरासत। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 8 केवल कानूनी प्रावधान नहीं है, वे मानव आत्मा के लचीलेपन और आशा की स्थायी शक्ति के प्रमाण हैं। वे हमें याद दिलाते हैं कि नागरिकता केवल एक कानूनी दर्जा नहीं है, बल्कि एक व्यक्ति और एक राष्ट्र के बीच एक गहरा बंधन है। जैसे जैसे भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में अपनी यात्रा जारी रखता है, ये अनुच्छेद उसके कानूनी और नैतिक ढांचे के आधार स्तंभ बने रहेंगे। वे आशा की किरण और उन संस्थापक पिताओं की स्थायी विरासत के प्रमाण के रूप में काम करते रहेंगे, जिन्होंने एक ऐसे राष्ट्र का सपना देखा था जहां हर कोई अपनापन महसूस करे। भारतीय संविधान एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो हमारे देश को चलाने के रूल्स बताता है। इस डॉक्यूमेंट का दूसरा भाग आर्टिकल्स 5 से 11 तक नागरिकता के बारे में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बताता है कि इंडियन रिपब्लिक का मेंबर कौन है और इसके साथ क्या राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज आते हैं। इन आर्टिकल्स को समझना इंडियन सिटीजनशिप का मतलब समझने के लिए जरूरी है। सिटीजनशिप मतलब एक इंसान और देश के बीच का लीगल और इमोशनल कनेक्शन। इससे लोगों को कुछ राइट्स मिलते हैं, जैसे वोट करने का राइट, पब्लिक ऑफिस होल्ड करने का और देश में रहने का। साथ ही कुछ ड्यूटीज भी हैं, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन का रिस्पेक्ट करना, देश की एकता बनाए रखना और जरूरत पड़ने पर देश की रक्षा करना। इंडिया में सिटीजनशिप का और भी ज्यादा महत्व है। सदियों के ब्रिटिश राज के बाद हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वालों ने सिटीजनशिप के क्लियर रूल्स बनाने की इंपॉर्टेंस को समझा। पार्ट 2 में दिए गए ये रूल्स नए इंडिपेंडेंट देश के अलग अलग लोगों में एकता की भावना लाने के लिए बनाए गए थे। पार्ट 2 के आर्टिकल सिटीजनशिप के अलग अलग पहलुओं, जैसे सिटीजनशिप कैसे मिलती है, कैसे खत्म होती है और कैसे बनी रहती है, के बारे में बताते हैं। ये आर्टिकल्स बहुत सोच समझकर बनाए गए थे और 70 सालों से इंडिया की सिटीजनशिप पॉलिसीज को गाइड कर रहे हैं। आर्टिकल 9, फॉरेन सिटीजनशिप लेने पर इंडियन सिटीजनशिप पर क्या इफेक्ट होता है, इसके बारे में है। ये कहता है कि कोई भी इंडियन सिटीजन जो अपनी मर्जी से किसी दूसरे देश की सिटीजनशिप लेता है, वो इंडियन सिटीजन नहीं रहेगा। मतलब इंडिया में मोस्टली सिंगल सिटीजनशिप फॉलो की जाती है। मान लो कोई इंडियन कनाडा का सिटीजन बनना चाहता है, तो आर्टिकल 9 के हिसाब से वो अपनी इंडियन सिटीजनशिप खो देगा, क्योंकि उसने अपनी मर्जी से दूसरे देश का सिटीजन बनने का फैसला लिया है। लेकिन ध्यान रखो कि ये आर्टिकल उन लोगों की सिटीजनशिप ऑटोमेटिकली नहीं लेता जो बिना अपनी मर्जी के फॉरेन सिटीजन बन जाते हैं। जैसे अगर किसी इंडियन बच्चे का जन्म अमेरिका में होता है और उसे बर्थ राइट से यूएस सिटीजनशिप मिल जाती है, तो वो ऑटोमेटिकली अपनी इंडियन सिटीजनशिप नहीं खोएगा। ये आर्टिकल दिखाता है कि इंडिया अपने सिटीजन्स के एलिजेंस को कितना वैल्यू देता है। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन कुछ सिचुएशंस में ड्यूअल सिटीजनशिप अलाउ करता है, लेकिन ये जरूरी है कि सिटीजन्स की मेन कमिटमेंट इंडिया के लिए हो।
さん。